सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 16 विहित। तो बेयर एक्ट में लिखा है कि विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेरित है, यानी कि नियमों के द्वारा जो बताया गया है वह विहित कहलाता है। विहित यानी कि बताया जाना। इसके बाद है धारा 2 की उपधारा 17 लोक अधिकारी। तो लोक अधिकारी से वह व्यक्ति अभिप्रेरित है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी वर्णन के अधीन आता है। मतलब नीचे जो वर्णन बताए गए हैं, नीचे जो पॉइंट बताए गए हैं, उनके अधीन यदि कोई व्यक्ति आएगा तो उसे लोक प्राधिकारी माना जाएगा। यानी कि नीचे जो का से लेकर जा तक, ए से लेकर एच तक जो व्यक्ति बताए गए हैं तो वह व्यक्ति लोक अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अर्थात पहला का हर न्यायाधीश, तो न्यायालय का हर न्यायाधीश लोक अधिकारी माना जाता है। खा सिविल भारतीय सेवा का हर सदस्य, तो सिविल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, भारत सरकार के द्वारा जो ऑल इंडिया सर्विसेज में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उन्हें भी लोक अधिकारी कहा जाता है। गा संघ की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर या राजपत्रित ऑफिसर जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा करता है। तो संघ की जो सेना होती है यानी कि केंद्र की जो सेना है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तो उसका हर आयुक्त ऑफिसर या राजपत्रित अधिकारी, मतलब राजपत्र में गजट निकाल के ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, तो वह सभी जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा करते रहते हैं लोक प्राधिकारी, लोक अधिकारी माने जाते हैं। इसके बाद आता है घा न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि, तो न्यायालय का हर ऐसा अधिकारी जिसका अधिकारी होने के नाते यह कर्तव्य है जो आगे बताए गए हैं कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे। तो ऐसा व्यक्ति जो विधि या तथ्य के कोई मामले में अन्वेषण कर रहा है यानी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या कोई रिपोर्ट कर रहा है तो उसे भी लोक प्राधिकारी माना जाता है। या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले, या उस संपत्ति का व्ययन यानी कि ट्रांसफर करे, या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन, एग्जीक्यूशन, पालन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे यानी कि इंटरप्रिटेशन कर रहा है किसी विधि की, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और हर व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया जाता है, न्यायालय का ऐसा अधिकारी लोक अधिकारी माना जाता है। इसके बाद है डा हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। तो हर ऐसा व्यक्ति, यानी इसमें ऐसे व्यक्ति आ गए जो पुलिस में है, पुलिस ऑफिसर वगैरह। तो पुलिस ऑफिसर को भी जो किसी व्यक्ति को परिरोध यानी कि एक परिधि में रोक कर रखते हैं, जैसे जेल वगैरह में रोक कर रखते हैं, तो उन्हें भी लोक अधिकारी कहा जाता है। इसके बाद है चा सरकार का हर अधिकारी जिसका ऐसा अधिकारी होने के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे यानी अपराधों को सॉल्व करे, अपराधों की इत्तला दे यानी जानकारी दे, और अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे यानी कि अपराधियों को पकड़कर उपस्थित करे, या लोक के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की सुरक्षा करे। और लोक यानी जनता के स्वास्थ्य, क्षेम यानी सुरक्षा और उसकी सुविधा की रक्षा करे, यानी कि जनता की इन तीन चीजों की भी रक्षा करे, उसे भी लोक अधिकारी माना जाता है। फिर है छा हर अधिकारी जिसका ऐसा अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे। तो यदि कोई संपत्ति को कोई अधिकारी ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, रखता है या उसका व्यय करता है, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण करता है, निर्धारण करता है या संविदा करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, या किसी राजस्व आदेश का निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन करवाता है, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करता है, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए रखता है, अधिप्रमाणित करता है या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की सुरक्षा करता है। सुरक्षा के लिए किसी धन संबंधी हितों की सुरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। तो धन संबंधी सुरक्षा के लिए विधि के
द्वारा अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई व्यतिक्रम किया जा रहा है, व्यतिक्रम यानी कि उपेक्षा की जा रही है, व्यतिक्रम किया जा रहा है, व्यतिक्रम को रोके, तथा हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में है या उससे वेतन प्राप्त करता है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो सरकार के द्वारा जो भी व्यक्ति वेतन वगैरह, पारिश्रमिक वगैरह प्राप्त करता है या कोई कमीशन, फीस प्राप्त करता है तो उसे भी लोक अधिकारी माना जाता है। इसके बाद आती है धारा 2 की उपधारा 18 नियम। नियम से पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट अथवा धारा 122 या धारा 125 के अधीन निर्मित नियम और प्रारूप अभिप्रेरित हैं। तो नियम से पहली अनुसूची में जो नियम बताए गए हैं अथवा धारा 122 में जो नियम बताए गए हैं, धारा 125 में जो नियम बताए गए हैं, इन सभी के अधीन जो नियम निर्मित किए गए हैं और उसका प्रारूप अभिप्रेरित है, तो यह सभी नियम कहलाते हैं। इसके बाद है धारा 2 की उपधारा 19 निगम अंश। तो निगम अंश के बारे में समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत स्टॉक, डिबेंचर या बंधपत्र आते हैं। तो निगम अंश के अंतर्गत सभी तरीके के जो शेयर होते हैं, स्टॉक वगैरह होते हैं या डिबेंचर स्टॉक होते हैं, डिबेंचर या बंधपत्र बॉन्ड्स होते हैं, तो उन सभी को निगम अंश कहा जाता है। इसके बाद आती है धारा 2 की उपधारा 20 जो कि हस्ताक्षरित को परिभाषित करती है। तो निर्णय या डिक्री की दशा के सिवाय हस्ताक्षरित के अंतर्गत स्टाम्पित आता है। तो निर्णय या डिक्री की दशा के सिवाय यानी कि निर्णय और डिक्री के सिवाय जो भी चीज हस्ताक्षरित होगी उसे स्टाम्पित कहा जाएगा। यानी कि निर्णय और डिक्री तो हस्ताक्षरित होती ही है, लेकिन उसके सिवाय कोई और दस्तावेज भी यदि हस्ताक्षरित होगा तो उसे कहा जाएगा कि वह स्टाम्पित है, यानी कि उस पर स्टाम्प लगाया गया है।